It's my first class with you. So first of all, let me introduce myself. I'm Dr. Avinasha Sharma. Or professionally, I have been into teaching from the last almost 18 years. और इन 18 सालों में डाइवर्स बैकग्राउंड्स में मैंने पढ़ाया है. बिफोर कोविड आई हैव बीन टीचिंग द पॉलिटी टू द IAS स्टूडेंट्स एंड पॉलिटी हैव बीन वेरी कोर टू मी बिकॉज जो भी आगे मैंने अपना करियर में किया दैट वाज कोर टू द पॉलिटी एंड ऑल्सो एजुकेशन. After COVID, I represented a couple of countries wherein I was representing India there, UNESCO, UNICEF, and specifically I was talking about artificial intelligence and its impact in education and in the Indian scenario. Keeping the focus of the aspirants who are coming into administration, be it be IAS, be it be any other administrative services. सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. और यहाँ पर भी मैं पहले बिफोर कोविड पढ़ाती थी. युवन आप तो नए हैं यहाँ पर, बट ये टीचर्स कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन गोइंग. सो आज यहाँ पर हम लोग पॉलिटी का टॉपिक लेने वाले हैं. एंड एवरी टीचर हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग अप द थिंग्स. फॉर माई पर्सपेक्टिव, जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करने लग जाते हो, when you start visualizing before you it gets an imprint into your mind, तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स नहीं, वहाँ पर आपको लिंक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो विजुअल्स काम करते हैं. आप लोगों ने पॉलिटी के लिए कोई ना कोई बुक हर कोई बच्चा यूज़ करता है एंड आई गेस आप लोग भी किसी ना किसी बुक को रेफ़र कर रहे होंगे. तो विच बुक यू आर रेफरिंग राइट नाउ? लक्ष्मीकांत, एज एक्सपेक्टेड. सो लक्ष्मीकांत जब आप खोलते हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बोर्डम दिखता है. टेक्स्ट इवन द फोंट डजंट सीम सो अट्रैक्टिव टू यू, है ना. ऐसा ही लगता है कि यार इतने टेक्स्ट है, हर लाइन इम्पॉर्टेंट लगती है. आई डू एग्री विद यू, बट अगर आप उसको विजुअली अपने माइंड में इम्प्रिंट करने लगते हो, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट, और वो आपको याद करने में आसानी रहती है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट आई हैव स्पेसिफिकली डन इज़, मैं एक PPT आपके सामने बहुत इलाबरेटिवली आपके सामने रखती जाऊंगी एंड इन बिटवीन यू विल बी आई विल बी राइटिंग इट ऑल्सो. जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेगा आई विल बी राइटिंग. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जो मैं नोट्स आपको देने वाली हूँ, दे विल बी द क्रक्स. तो आपको ना वो जो कहते हैं ना पेंसिल से लिखना, अभी पेन से लिखना, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्राई टू ग्रास्प वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. क्योंकि अगर आपका एक जनरल टेंडेंसी होती है, ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो दो चीज़ें एक साथ नहीं कर पाता. हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं मैं सुन भी रही हूँ या लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ है. दैट्स प्रैक्टिकली नॉट जस्टिस टू द लर्निंग मैकेनिज्म. तो जब आप समझ रहे हो तो आप समझो. यहाँ ये जो 2 घंटे हमें और आपको मिल रहे हैं ना, ये इस बात के लिए मिल रहे हैं कि जो तुम्हें किताब बुक में लिखा हुआ नहीं समझ में आ सकता, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो. और नोट्स तो पढ़ने के लिए है ही है. एट द एंड ऑफ द डे क्राम तो आपको करना ही है ना, आपको ये याद तो रखना है, बिकॉज पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, है ना. यू कैनॉट क्राम विजुलाइज कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के क्या पार्ट्स होते हैं, उसको आप करें नहीं. दैट यू नीड टू लर्न. बट एट द सेम टाइम वट माई स्ट्रैटेजी वुड बी कि इस पॉलिटी को आपके सामने कहानी के रूप में रखा जाए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम रियली फाउंड ऑफ टीचिंग विद स्टोरीज, क्योंकि कहानी जो होती है वो आपको, जब आप एसेस भी लिख रहे होंगे ना, उस समय भी आपके दिमाग में ग्लाइड कर जाएगी और फैक्ट्स कई बार साथ छोड़ जाते हैं. Okay, so with this in mind, what we are going to do is we are going to take up the things that are core in a form of a story. चलेगा आप लोगों को, है ना. तो समझो यहाँ पर कहानी की तरह विजुलाइज करो. अब बिफोर वी स्टेप इनटू स्पेसिफिकली पॉलिटी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगी. आप लोगों ने मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे मिनिमम सबको IAS प्रिपरेशन करते हो. ज़्यादा समय भी हुआ है? कितना समय हो गया प्रियांश? 8 महीने. मोर देन 8 months? एनीवन? नहीं. तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ तो पिक्चर बनी होगी कि भाई मैं जो ये प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या रोल है इस सब्जेक्ट का. वाई मॉडर्न हिस्ट्री यू आर लर्निंग राइट नाउ. एक IAS ऑफिसर की लाइफ में इसका क्या रोल होता है, ज्योग्राफी का क्या रोल होता है, और पॉलिटिकल जो पॉलिटी आप पढ़ते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या रोल होता है. सो व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए क्या, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये इतना वास्ट सिलेबस आपके लिए रखा गया है. एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड?
हर फील्ड में बेस्ट होना चाहिए। ओके, एनी अदर गेसेस? पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो आप? इसके पीछे कुछ गवर्नेंस। ओके, दैट इज वन ऑफ द रोल ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, उसको गवर्न करना है ना। और कुछ? उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। और कुछ? देखिए, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑफिसर है ना, उसके बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आपको सपोर्ट करते हैं, बट पॉलिटी जो है, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस, ये आपको डे टू डे गवर्नेंस में हेल्प करती है। अब डे टू डे गवर्नेंस में ये सारा जो हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ ऐसे इवॉल्व हुई है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपको ये पता ही नहीं तो आज के सिनेरियो में आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे। यू शुड नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, बदलते रहे हैं, चीज़ें बदलेंगे समय के हिसाब से, बट किस चीज़ में अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्या चीज़ थी, वट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट, हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के साथ रिएक्ट करना है, काम करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनको पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशंस होते हैं उनके जो पेपर्स होते हैं, जो भले मिनिस्टर्स वहाँ प्रेजेंट करते हैं, बट उनको बनाता कौन है? ऑफिसर्स। वो जो प्रेजेंटेशंस के सारे जो आपके ये होते हैं ना, सदन लगते हैं, जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे राज्यसभा के, जो भी सेशंस होते हैं, उनके पीछे जो भी मिनिस्टर्स बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स एज पर द पॉलिसीज उन डिस्कशंस को बनाते हैं। So as an IAS officer, you should know how a country can run, and for knowing that we should know कि ये जो country run कर रहा है ये किस चीज़ पे कर रहा है, किस पे रन करता है country? Laws। थोड़ा ब्राइडर अम्ब्रेला देखें तो laws किस में बने हैं? पार्लियामेंट लॉज बनाती है। लिखे किस में गए हैं, किसके अकॉर्डिंग बने? कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो आज की हमारी पूरी क्लास का फोकस ये रहेगा, हम 3 चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के कवर करने वाले हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एट द सेम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द थर्ड चैप्टर सेलिएंट फीचर्स, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी रखने की कोशिश करी है, मैंने जगह जगह प्रीलिम पॉइंटर्स और साथ ही साथ आपको जो मेंस के पॉइंटर्स हैं वो भी हाईलाइट करें। सो दिस एंटायर लेक्चर जब आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल यू, बिकॉज एक एक स्लाइड इस तरीके से रखने की कोशिश करी है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप उस पर ग्रास्प कर पाए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इट्स हार्डली 21 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन एंड इट्स कवरिंग 3 चैप्टर्स। जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते जाओगे, देखो अभी तो आप इन डेप्थ कितना पढ़ लो, एक चैप्टर को आप 4 दिन में कवर करो, इट्स ओके। आईएएस के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने रिविजन कितने कम टाइम में किया, बिकॉज व्हेन द प्रीलिम्स आर नियर, आप 2 से 3 दिन में अपनी सब्जेक्ट्स कवर करोगे। एक हफ्ता पहले, लाइक यू ऑल नो, कमिंग संडे देयर इज एन यूपीएससी एग्जाम। अब जो यूपीएससी एग्जाम के इतने नियर है, क्या उस बच्चे को लक्ष्मीकांत उठाकर पढ़ने का टाइम होगा? नेवर। क्या उस बच्चे के पास ये टाइम होगा कि वो अपने बनाए हुए नोट्स को, जो उसने 20-20 पेजेस के बनाए, उनको पढ़ पाए? नहीं। देयर इन क्रिस्प कंसाइज्ड इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो आज जो इन प्रेजेंटेशंस में हम समझेंगे, दैट इज बेसिकली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को इन स्लाइड्स के ज़रिए या नोट्स के ज़रिए बहुत कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट विल रियली हेल्प यू एंड सेव योर टाइम एज वेल, बिकॉज हाथ से लिखकर नोट बनाने का टाइम उन बच्चों के लिए है जिनको 4-4, 5-5 साल करनी है, तो 1 साल तो कम से कम नोट्स बनाने में लगा दो और फिर उसको लेते लेते करो। आई थिंक टाइम इज़ मनी। हम सभी का, आप लोग लाइफ के एक ऐसे क्रूशियल एज पे हो जहाँ ये है कि भाई 1-1 साल पेरेंट्स ने ना दे रखा है और आपने खुद को दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपने खुद को दे रखा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स हैव समथिंग वेरी कंसाइज,
tailored made, because my experience is something that I can give it to you. और अगर मैंने आज भी आपको lengthy explanations के भरोसे छोड़ दिया, I think that won't make justice to my 12 to 15 years of service. तो इसलिए within experience I'm putting before you. तो शुरू करते हैं आज की हम presentation, and let me take you to a little background. देखिए, हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आए हैं और हमने ये जाना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी. सो विच वाज द ईयर दैट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया? 1608 में आई थी. बट 1600 में रॉयल चार्टर जो कि एलिजाबेथ वन ने उन्होंने पास किया था, एंड दैट रॉयल चार्टर वाज फॉर्मुलेटेड. किसके लिए फॉर्मुलेट किया गया था? दैट रॉयल चार्टर दैट वाज फॉर्मुलेटेड, I'll be taking up the space. 1600 में रॉयल चार्टर जो एलिजाबेथ वन ने निकाला था, वो ब्रिटेन की एक ऐसी एलीट क्लास के लिए निकाला था, वो एलीट क्लास जो कि ट्रेडिंग में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी. हिंदुस्तान में आते हुए उन्हें 1608 हो गए. ठीक है. देन दे ऑफिशियली केम टू इंडिया. टाइम लगा चीज़ें एक्सपैंड होने में, हर एक चीज़ को ड्राफ्ट होने में. नाउ व्हेन दे केम टू इंडिया, इनिशियली दे केम एज द ट्रेडर्स थे, बिजनेस करना था. दे लैंडेड अप टू कोस्टल एरियाज. जब वो 1608 में आए, धीरे 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 उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को एक्सपैंड करना शुरू किया. इट वॉज इन 1611 दैट they made up their first factory. And where was that factory? Any guesses? कोस्टल एरिया था मुसलीपट्टनम में उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाई. देन द सेकेंड फैक्ट्री दैट स्टार्टेड इन 1612 सूरत में. जब यहाँ पर वो एक्सपैंड होने लगे, उनका और बिजनेस बढ़ने लग गया. अब ये कंपनी ये करने लगी कि भाई हमारा बिजनेस तो बढ़ रहा है, अब वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा थे, तो उन राजा महाराजाओं ने इनको स्पेशल फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी. एंड वन सच स्पेशल फैसिलिटी वाज दीवानी राइट्स. अब दीवानी राइट्स क्या होती हैं? दीवानी राइट इज स्पेशल प्रोविजन दैट दोज प्रिंसली स्टेट्स हैव रूलर्स दे हैव प्रोवाइडेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुम ही हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, एंड you can start having those taxes also from there. ठीक है. अब वो कैसे शुरू हुआ? यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, दीज टू बैटल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इन दोनों बैटल्स के बाद आई हमारे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गई, इनकी दीवानी राइट्स एक्सपैंड होने लगे. अब ये होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करती जा रही है. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आया, कंपनी तो अपने आप को घाटे में दिखा रही थी, लॉसेस में दिखा रही थी, बट जो हमारे जो ओनर्स थे कंपनी के, जो कंपनी के मालिक थे, वो अमीर होते जा रहे थे. अब आप सोचिए, जो ब्रिटेन जो इतने देशों पे कॉलोनीज बनाए बैठा है, बेवकूफ़ तो नहीं होगा. दे वेरी ब्यूटिफुली दे फाउंड आउट कि यार गड़बड़ तो कहीं चल रही है. एंड हाउ दे कुड डू, कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर्स अलग है. यानी वो कंपनी को अकाउंट्स में लॉसेस में दिखा रहे थे, जी हमारा तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है हिंदुस्तान में, बट इन अ वे दे वर गेटिंग वेल्दी. अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर शुरू होता है, ये दो पार्ट्स में आप लोग इस चैप्टर को समझ पाओगे. दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर. एक तो आपका आता है कंपनी रूल और दूसरा आता है क्राउन रूल. तो यहाँ पर जब कंपनी रूल अब इधर ही होना ही शुरू हुआ, जब उनको ये आइडेंटिफाई होने लग गया कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये करप्शन बढ़ रहा है, ये लोग बहुत सारी चीज़ें फेक हमारे सामने रख रहे हैं. नाउ द कंपनी रूल स्टार्टेड गेटिंग सेंट्रलाइज्ड. अब उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया. ओके. सो व्हेन दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग द कंपनी, तो उन्होंने बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन बनाने लगे. अब किसी को एकदम से तो शट डाउन कर नहीं सकते. व्हाट वुड बी द बेस्ट वे? धीरे धीरे धीरे. अब इसको आप इस रूप में समझते हो कि जैसे मान लो एक स्कूल है, उसका एक प्रिंसिपल है और एक ट्रस्ट है. अब ट्रस्ट ने ये समझा कि स्कूल का प्रिंसिपल ना एडमिशन्स तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो दिखाता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे और टीचर्स ठीक से नहीं कर रहे और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कूल की अच्छी नहीं बता रहा.
अब वो क्या करना शुरू करेगा, ट्रस्ट एकदम से प्रिंसिपल को हटा देगा तो स्कूल कैसे चलेगा, ऑब्वियसली. सो व्हाट ही विल डू स्पेसिफिकली, वो धीरे धीरे सारी डिसीजंस अपने पास लेना शुरू करेगा. दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन. उन्होंने पहले धीरे धीरे लिया, और आप लेटर ऑफ द कंपनी रूल जब ख़त्म होता है और क्राउन रूल शुरू होता है, वहाँ पे फिर से वो डिसेंट्रलाइज करने लगता है. हमेशा तो ट्रस्टीज अपने हाथ में लेकर काम नहीं कर सकते ना, डेफिनेटली, बट दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ऑपरेट. तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटेन के जो क्राउन था उन्होंने ये करना शुरू किया. उन्होंने धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू किया. फिर उनको रेगुलेट करके, रेगुलेट करने का मतलब उनसे, उनके ऊपर जैसे कहते हैं पूछना चीज़ों को कैसे हो रहा है, चलो ये चीज़, वो अलग अलग एक्ट्स लेकर आ रहे थे. सो विल बी लर्निंग अबाउट दोज एक्ट्स. तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल राइट नाउ. पहले उन्होंने रेगुलेट करना, दिखाई दे रहा है यहाँ पीछे सबको, पहले उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया, एक्ट्स लेकर आने लगे. 1833 तक उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया, अपने हाथों में ले लिया. देन द कर्व स्टार्टेड गोइंग डाउन. हाउ इट केम डाउन, 1857 में आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है, ठीक है. तो सिपाही म्यूटनी एक ऐसा इवेंट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, या उनके, ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर ख़त्म ही हो रही थी, लेकिन जो ब्रिटेन की जो वहाँ की क्राउन है, उनको समझ में आ गया कि भाई इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसको रूल करने के लिए हमें अपने हाथ में हम काम करके नहीं कर पाएंगे, वी नीड टू डिसेंट्रलाइज इट. यहाँ से उन्होंने चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया. अगेन वी केम इनटू 4 to 5 एक्ट्स, 5 to 6 एक्ट्स यहाँ पर आए, जिसमें उन्होंने काफ़ी रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, और उन्होंने लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करते करते उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया. एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1947 you know that they felt like कि अब तो बहुत हो गया, because World War II was one of the main reason, और उन्होंने इंडिया को फ्री कर दिया with specific provisions in mind. अब हम आ जाते हैं, ये जो हम 1857 से पहले क्या क्या एक्ट्स वो लोग लेकर आए. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस जो आपको एक ही साथ सबको सारे एक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा. पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एक्ट्स थे ना, ये इन्होंने डिमेंसिफाइड किए अपने सारे सिस्टम के अंदर, और उसमें क्या किया, 3 एरियाज पे उन्होंने इन एक्ट्स को डाइवर्सिफाइड किया. फर्स्ट, क्या स्ट्रक्चर रख रहे हैं. सेकेंड, कमर्शियल स्टेटस क्या है. देन इसका की माइलस्टोन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था. कोई भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो होता ही है. यू केम हेयर, यू हैव एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, आई टेक यू बैक टू दैट माइंडसेट, जहां उन्हें पता भाई बेटा घपला चल रहा है, अब यहाँ पर इस चीज़ को देखना है हमें. जब उन्हें करप्शन को कर्ब करना है, सबसे पहले उन्होंने हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अपने जो खास लोग थे उनको पावर दी. तो वहाँ, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड हो रही थी तो बंगाल, BBO इसको कहते हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, BBO इज़ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. यहाँ पर उनके ट्रेडिंग पोस्ट बने हुए थे. तो इनके गवर्नर्स भी, गवर्नर बने हुए थे, हर एक गवर्नर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये प्रोविंसेस बने हुए थे, ठीक है. यू विल हैव ऑल दीज डिटेल्स इन योर मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ोगे. बट आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू ऑफ इट कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या हो रहा था कि उनके अपने गवर्नर जनरल थे. अब वो अपनी मर्जी से अपने अपने स्टेट में सारे रूल्स कर रहे थे, रेगुलेशंस बना रहे थे, वहाँ से टैक्सेस भी ले रहे थे. उन्होंने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, एक डेजिग्नेशन ऊपर. इट्स जस्ट लाइक प्रिंसिपल के ऊपर एक और चेयरमैन बना दिया. आर यू एबल टू रिलेट इट कि भाई हम ट्रस्टी सारा करेंगे, इससे बेटर है एक और पोजीशन बना दिया. तो उसको एक और डेजिग्नेशन अपग्रेड कर दिया. अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे सबसे पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनकी जो पावर्स जो तीनों की इंडिविजुअल थी, नाउ दे आर, अदर टू आर बिकमिंग द सबऑर्डिनेट ऑफ इट. इसके अलावा उन्होंने ये रेगुलेट कर रहा था. इसका पर्पस क्या था कि उनकी पावर्स को रेगुलेट करना, भाई तुम नहीं करोगे, एक ही डिसीजन लेगा तुम लोगों के लिए.
यहाँ पर कलकत्ता में एक और काम किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर दिया। ये हिंड्रेंस तो नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? आई होप इट विल नॉट। ना ना, I'll help myself, thank you, that's it. आई होप आपको हिंड्रेंस नहीं हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। देन यहाँ पर भी उनको मज़ा नहीं आया, भैया ये तो कर दिया लेकिन फिर भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। नाउ व्हाट दे डू, पिट्स इंडिया एक्ट इस रेगुलेशन का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेप था। क्यों पावरफुल स्टेप था? ये 1784 का स्टेप में उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर डबल गवर्नमेंट रख रहे हैं। व्हाट इज डबल गवर्नमेंट? एक उन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नाम से ही पता चल रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा भाई तुम लोग तो बस ट्रेडिंग करो, ठीक है, जो रूल्स बनाने हैं, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिसीजन मेकिंग है, दैट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कौन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है आपके जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में रखा। देन ये जो इसका कमर्शियल स्टेटस क्या है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो मैंने बताया वो सिर्फ कॉमर्स देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, दैट्स इट। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा, अब ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हो गई कि इंडिया में ब्रिटेन की कौन कौन सी पोजीशंस हैं। भाई वो भी तो एक्वायर करे थे, अब जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सारी स्टेट्स के अंदर उनका रूल बढ़ता जा रहा था, तो उन प्रोविंसेस को, उन सारी स्टेट पोजीशंस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब काफ़ी हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी, टैक्सेस जो भी बेनिफिट आ रहा था वो सीधा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को मिल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें चेंज करनी बाकी थी। ये तो रेगुलेटरी तो हो गई थी। नाउ वी फाउंड अ डिफरेंट चेंज इन 1813, दैट इज कि भाई हम एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में तो कोई नहीं चेंज करे। यहाँ पर अब आप चेंज देखोगे, ये रेगुलेटिंग एक्ट से ये चार्टर बन गया। चार्टर आर मोर रिलेटेड टू द लॉज। अब वो कंपनी जो है, अभी क्राउन रूल नहीं आया है, कंपनी ही काम करे, लेकिन कंपनी ने अपनी सारी पावर्स को लॉज, सिविल, मिलिट्री उसकी तरफ डाइवर्ट करने लगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक इंस्टीट्यूशन में घुसे हो और वहाँ पर घुसने के बाद आप धीरे 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 अपने पाँव पसार रहे हो। जस्ट इमेजिन अ स्टेट, जैसे आज के टाइम पर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, कमर्शियल कंपनीज हैं, आती हैं मार्केट में, सामान बेचती हैं। धीरे धीरे सोचो, इमेजिन करो, ये दोनों कंपनीज अपने लोग रिक्रूट करने, इंडिया से ही लोग रिक्रूट कर रहे हैं। इंडिया पे अपनी अपनी स्टेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है कि इस स्टेट में हम रूल करेंगे, इस स्टेट में हम रूल करेंगे, और फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने लगे हैं। एंड दे बिकम सो पावरफुल दैट दे स्टार्टेड रूलिंग द एंटायर कंट्री। द सेम कंडीशन ट्रांजिशन वॉज देयर। तो इसके बाद जब चार्टर एक्ट है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर में तो कोई चेंज नहीं किया, बट उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या किया, भाई बहुत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, भाई एकदम से तो नहीं हटा सकते, इतने साल से वो रूल करते आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग 200 ईयर्स बाय दिस टाइम। अब उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन में और भी तो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा क्राउन से कि भाई बाहर की मार्केट में तो इतना बिजनेस नहीं हो रहा, बाहर की कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो रही, और आपने ये जो कॉलोनी है इंडिया, जहाँ पर काफ़ी सारा हमें बेनिफिट हो सकता है, और जहाँ दिख भी रहा है, हो रहा है, वहाँ पे जो भी जा रहा है, इट्स जस्ट लाइक एक लुक्रेटिव मार्केट सब बिजनेस ओनर्स को दिख रही है कि आपने वहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रख रखी है। तो क्राउन ने कहा इट्स ओके, लेट्स डू वन थिंग, विल एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बाकी दूसरी कंपनीज भी ब्रिटेन से आकर बिजनेस करेगी, यानी फायदा बांट दिया गया, ठीक है। सिर्फ चाइना और टी का उनको बिजनेस करने के लिए कहा, ठीक है, अब कोई भी रूल बनाओगे किसी को कुछ तो पर्क दोगे ना, है ना, कि चलो ठीक है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है और टी इंडिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट था उनके लिए, ये दोनों चीज़ें आप ले लो, बट बाकी दूसरे जो आएंगे वो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस करते रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया। नाउ अभी तक वो किसको देख रहे थे, बिजनेस देख रहे थे,
फिर वो लॉ एंड ऑर्डर में टैक्सेस, फिनेंस में घुस गए, टैक्सेस लेने लग गए. नाउ दे हैव टच्ड अपॉन द थर्ड इंपॉर्टेंट वर्टिकल ऑफ अ कंट्री एंड दैट वर्टिकल इज रिलीजन. और इसका हम आगे इम्पैक्ट देखेंगे. जब क्रिश्चियन मिशनरीज को ला रहे, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द रिलीजियस इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया. और जो कि हम आगे के एक्ट्स में पढ़ोगे, जहाँ पर आप रिलीजन के बेसिस पे लोगों को फूट डालो, राज करो, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. दैट वाज द बेसिक पॉलिसी ब्रिटेन हैज अडॉप्टेड. नाउ द चार्टर ऑफ 1833, आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने एक को हेड बना दिया, बाकी दो उसके सबऑर्डिनेट बना दिए, बिहार, बंगाल के नीचे बिहार और उड़ीसा के गवर्नर को. नाउ दे हैव स्टार्टेड अगेन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. एक और बड़े लेवल का, भैया ये नहीं, पूरे इंडिया का एक ही पर्सन है. एंड हु वाज द फर्स्ट, एंड ही वाज गिवन द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स. ठीक है, अब जब उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया, अब ये देखो कि एक ही बंदा जिसके ऊपर सारे डिसीजन सब कुछ लेंगे और वो रूल करेगा. सूनर और लेटर दे रियलाइज इट वाज नॉट दैट अ गुड डिसीजन. व्हाई? इंडिया जैसा डाइवर्स बड़ा कंट्री, एक पर्सन जिसमें वो सिविल डिसीजंस भी ले रहा है, मिलिट्री के भी ले रहा है, और वहाँ पर मोनोपोली भी तुमने पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी. सो दिस एक्ट वाज नॉट वन ऑफ द गुड डिसीजंस दैट हैव टेकन एंड दे मॉडिफाइड इट लेटर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई, एक डमी बनकर रहेगी, क्योंकि उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करना था ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई. और ये एक फाइनल स्टेप उन्होंने बना दिया सेंट्रलाइजेशन का. भाई सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में है, वो जो चाहेगा. वो किसका पपेट है? ब्रिटेन का, है ना. इंस्टेड ऑफ हैविंग 2-3 पीपल डूइंग ऑन देयर ओन व्हाट दे फील लाइक अपने अपने एरिया में, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे हैव स्टार्टेड गिविंग द एंटायर पावर टू वन पर्सन. नाउ 1853 के चार्टर में उन्होंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, एक ही बंदा रूल भी बना रहा है, एक ही एग्जीक्यूट भी कर रहा है. सिविल और मिलिट्री जो और यहाँ पर काफ़ी सारे अपहीवल आने लग गए थे बाय दिस टाइम, क्योंकि आप देखिए 1857 का रिवोल्ट के टाइम से पहले चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी थी. वी इंडियंस हैव स्टार्टेड गेटिंग इन अवेकनिंग कि भाई बहुत हो गया, मतलब वी नीड समथिंग फॉर आवर ओन एंड वी आर गेटिंग बेफूल्ड. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया. भाई रूल्स बनाने वाले अलग हैं और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले अलग काउंसिल है. नाउ व्हाट इट एंड एट द सेम टाइम जब उनको ये करना है तो व्हाट दे स्पेसिफिकली डिड, उन्होंने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कर दिया सिविल सर्विसेज को देखने के लिए कि भाई इंडिया से भी जो भी आए वो आकर सिविल सर्विसेज में इनरोल कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज दे नीड टू गो टू लंदन टू गिव द सिविल सर्विसेज एग्जाम. सो अगेन एक आम आदमी नहीं जा सकता. ऑब्वियसली उन्होंने ओपन कर दिया, बट अगेन द कंट्रोल वॉज देयर विद ब्रिटेन. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एनी डाउट सो फार? यस. ये जो मैं मोनोपोली खत्म करी है इन्होंने, जो अदर्स आएंगे ब्रिटेन के, वो और इनके बीच में क्लैशेस नहीं होंगे? यही तो वो चाहते थे. देखो किसी को हटाना है तो उसको हटाने का क्या तरीका है, उसके साथ में एक कंपटीशन ले. यू कैन नॉट रिमूव समवन हु हैज़ बीन डूइंग इट फॉर. और वो भी तो ब्रिटेन के काफ़ी माने हुए बिजनेस ओनर्स हैं ना. अब कोई कह दे कि टाटा, बिरला, अंदानी हिंदुस्तान में है, इनमें से किसी एक को हटाना है, ऐसे नहीं हटाया जाएगा. यू नीड टू मेक समवन सो पावरफुल कि वो हल्का अपने आप पड़ जाए. तो यहाँ उनके सामने कंपटीशन क्रिएट कर दिया. जब एक ही, देखो रिसोर्सेज इंडिया में इतने लिमिटेड थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका ट्रेडिंग ले रही है, वहाँ 4 और आ गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों का प्रॉफिट हो गया कम. डेफिनेटली दे फील दैट कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुस्तान में बिजनेस करने का, यहाँ पर सारी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग होती जा रही है. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग सो. ओके, एनी अदर डाउट सो फार? कैन वी मूव अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर आप देख, हाँ इसको और मैं कर देती हूँ, जस्ट वेट मिनट. इज इट ओके नाउ? ओके. अब यहाँ पर जो हमने पिछले, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि 1853 के बाद स्पॉय म्यूटनी आया, 1857 का रिवोल्ट आया. रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ स्पेसिफिकली कि उनको समझ में आ गया कि भाई इंडिया को
इस तरीके से नहीं कर सकते, एक आदमी के हाथ में पावर दे दी और हम वहाँ से करें. वी नीड टू रूल इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन इटसेल्फ. कंपनी का जो रूल था उसको पूरा एबॉलिश कर दिया गया. नाउ दैट व्हाट केम अप, दैट वाज द क्राउन रूल. सो क्राउन रूल इज ब्रिटेन की रानी का रूल शुरू हुआ. तो उसको जब आप लेकर आओ, एक तरफ 1857 के रिवोल्ट के हिसाब से उनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के लोग इतने भी मूर्ख नहीं है जितना हम अभी तक समझते आए थे. द मोमेंट दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रिवोल्ट, तो हमारे लिए यहाँ रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो उन्होंने शुरू किया अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाना. द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उन्होंने क्या कहा, गवर्नर जनरल को बना दिया वॉइसराय. और डुअल जो गवर्नमेंट थी, व्हाट वाज द डुअल गवर्नमेंट, कि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी रही नहीं तो उनको कमर्शियल ट्रेडिंग के लिए अलग व्यक्ति की जरूरत ही नहीं थी. नाउ इंटायर रूल वाज बीइंग डन बाय द क्राउन. तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश कर दी. और साथ ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या किया, हिंदुस्तान में तो वॉइसराय बनाया ही बनाया, उन्होंने एक स्पेसिफिक 15 लोगों की काउंसिल के साथ ब्रिटेन में भी ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई वहाँ एक, और वो इंडिया के लिए, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, कि एक टीम, एक उसका सेक्रेटरी ब्रिटेन में बैठा है, वो इंडिया के सारे प्रॉफिट्स, सिविल मिलिट्री रूल्स वगैरह को मॉनिटर करता है. और उनको मॉनिटर करने के बाद कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, वॉइसराय, दैट इज द वन पर्सन इन इंडिया. दिस एक्ट brought this change in the administration of Indians and Indian government. अब उसके बाद 1861 और 92 में जो एक्ट्स आए, अब एक पर्सन को तो दे दी. नाउ अगेन इंडिया इतना डाइवर्स था, कहीं कहीं रिवोल्ट हो रहे थे, लोग पढ़े लिखे भी थे. जो पढ़े लिखे लोग थे वो आ रहे थे कि भाई हमें भी हमारे देश की गवर्नमेंट है और हमारे पे रूल कर रहे हो और हमारे को नहीं मिल रहा इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका. देन दे स्टार्टेड इनिशिएटिंग द डिसेंट्रलाइजेशन. सो 1861 के बाद उन्होंने पावर को नीचे देना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो चुकी थी, रिवोल्ट भी एक आ चुका था. उन्होंने एक काउंसिल भी सेटअप करके देख लिया कि भाई यहाँ हम बनाएंगे रूल वगैरह और उसके बाद हम सारे रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराएंगे. अब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वॉइसराय जो था उसको ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी. ये जो वॉइसराय है इंडिया में वो ऑर्डिनेंस, और ये पावर आज इंडिया में जब आप फ्री इंडिया में देखते हो, द सेम पावर लाइज विद whom, किसके पास होती है ऑर्डिनेंसेस इमरजेंसी में बनाने के लिए, president. The same has been implemented in free India as well. और उन्होंने लिमिटेड इलेक्शंस भी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू कर दिए. अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में हिंदुस्तान के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट दैट टू इनडायरेक्टली. मतलब ये नहीं कि वो लोग वोटिंग करेंगे, अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, नो, बट इनडायरेक्टली दे कैन बी वेरी लिमिटेड. जो रिप्रेजेंटेटिव है, अभी भी प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनके जो राजा महाराजा हैं वो अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कर सकते थे. Now 1909 came up with a very drastic change, because यहाँ पर नींव रखी उस चीज़ की जिसको आप कहते हैं फूट डालो और राज करो, एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसको आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानोगे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो काउंसिल थी, जो रूल करती थी, डिसीजन बनाती थी, यहाँ पर जो इलेक्शंस के जरिए, उसका साइज तो बढ़ा दिया उन्होंने 16 से 60, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. मुस्लिम जो थे उनको अलग से. नाउ दे हैव स्टार्टेड सेग्रेट, दे हैव गॉट टू नो कि इंडिया में मुस्लिम और हिंदू की बहुत बढ़िया से सेपरेट करा के वी कैन रूल एंड वी कैन एंजॉय द रूलिंग प्रिविलेजेस. तो उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मांगना शुरू कर दिया, और इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है. दैट विल बी देयर. नाउ 1909 में हमने देखा कि यहाँ पे डायआर्की इंट्रोड्यूस हो गई. अब डायआर्की को समझेंगे हम लोग कि डायआर्की और कैमरलिज्म, और एट द सेम टाइम ये जो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो 1926 में सेटअप हुआ. अब डायआर्की क्या होती है, देखिए डायआर्की में आप बहुत सिंप्लीफाई करके समझें कि उन दिनों हो क्या रहा था.
सिचुएशन क्या आती है अपने यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग आपने कर दिए हैं, उनके इलेक्शंस आप कराने लगे हो। ये 1909 में उन्होंने ये समझना शुरू किया कि जो लोग यहाँ पर हैं उनके ब्रेन को वॉश करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप चीज़ों को बाइफरगेट करके उनके सामने रखने लगो। ठीक है, अब बाइफरगेट कैसे करेंगे? हिंदुस्तानियों को प्रिविलेज तो दे दिया कि आप आ जाओ, अपने इलेक्शंस में भी ले लो, नॉमिनेशंस भी ले लो, आप गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन उन्होंने स्टेट के पास जो पावर्स रखी वो दो तरीके से रखी। कौन सी दो पावर रखी? उन्होंने रखा, डिपार्टमेंट्स बांट दिए। उन्होंने कहा जैसे एजुकेशन और हेल्थ, ये इन जैसे डिपार्टमेंट्स हिंदुस्तानी देखेंगे, सिविल और मिलिट्री और फिनेंस, ये डिपार्टमेंट अगेन सेंटर देखेगा। अब एक सोचने वाली बात है, किसी मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर को एक स्कूल खोलना है, कैसे खोलेगा वो? पॉलिसी बना के। बट पॉलिसी इंप्लीमेंट किस चीज से होगी? सिविल से भी होगी। सिविल का मतलब यहाँ पर वो है जो लोग हैं वहाँ पे, सिविल का मतलब कंस्ट्रक्शन से नहीं है। फिनेंस के बिना हो सकता है? नहीं। और फिनेंस के लिए उसको किससे पूछना पड़ेगा? सेंटर से। ठीक है, हॉस्पिटल में आपको मशीनें चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आपको हॉस्पिटल बनवाना है, पैसा कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस कहाँ से आएगा? आपको सिविल उससे मिलेगा। तो उन्होंने मतलब एक आप ये कह सकते हैं एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हाथ में, लो जी आप इसको एंजॉय करो, एंड दे केप्ट एंटायर थिंग्स विद देमसेल्फ। तो उनको जस्ट बहका के रखा आपने उसमें। नाउ केम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का गोइंग फॉरवर्ड ब्लूप्रिंट बना है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज का, वो मैक्सिमम 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही इलेबोरेटेड फॉर्म है। हुआ क्या था कि इसमें लेजिस्लेटिव लॉ कैसे कि, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों से तो है, बट प्राइमरी ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इतने समय से हम जो हम पे रूल करता आ रहा है हम उसको समझ गए। वी गॉट टू नो कि ये व्यक्ति हमारे साथ कैसे डील कर रहे हैं, हम उनके सिस्टम को समझ गए थे। तो वी फाउंड, आवर पीपल फाउंड दैट इट्स मोर अडेप्टेबल फॉर अस। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप देखोगे, इसके अंदर दो तीन चीज़ों की कमी थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड कर दी गई। एक तो फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं रखी, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दी अगर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटेन ने, तो भाई वो तो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़, तो फंडामेंटल राइट तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो, सबसे पहले तो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, और फ्रीडम तो उन्होंने देनी नहीं है, इजंट इट? तो इसमें फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई, और दूसरा इसमें डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात नहीं की गई, क्योंकि दोनों ही चीज़ें से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। ना तो वो हमारे लोगों के बारे में कंसर्न थे, और ना ही हमारे लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में कंसर्न थे। बट व्हाट वाज द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? इसने तो डायआर्की को तो अबॉलिश कर दिया, क्योंकि इतने भी बुद्धू हिंदुस्तानी नहीं थे जो हमारे उस समय जो पॉलिटिक्स में हमारे लीडर्स थे, वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो इस स्ट्रैटेजी को समझ ना पाए, तो उनको एबॉलिश करना पड़ा इस एक्ट में। साथ में उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एबॉलिश कर दिया, साथ ही में उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट सेटअप करने का। फेडरल कोर्ट मतलब स्टेट और सेंटर के अलग अलग कोर्ट्स उन्होंने सेटअप करने शुरू किए, और इसमें बहुत सारी डिटेल में उन्होंने प्रोविजंस बनाए जिसमें गवर्नमेंट को और देश को चलाने में मदद मिले। ठीक है, लास्ट 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, जो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस मिली तो उसमें सबसे प्राइमरीली उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कर दो, वो एंड कर दिया ब्रिटिश रूल, पार्टीशन हो गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस जो उन्होंने उस समय बनाया था, वहाँ पर कब बनाया था? 1858 में, जहाँ से क्राउन रूल शुरू हुआ था, उसको भी एबॉलिश कर दिया।
आर यू थरो विद दिस बट वी हैव कवर्ड सो फार? कोई डाउट अभी तक? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है तो हम लोग फिर से कहानी शुरू कर सकते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है? एक बार मैं दोबारा से रिव्यू करती हूँ, बिकॉज इसके बाद हम 1935 का जब हम एक्ट करेंगे उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पिक्चर। अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया, आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू। हमारे देश में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वेरी फास्ट फॉरवर्ड रिकैप है ये, सुनते रहना और जहाँ आपको स्टक करे वहाँ पूछते रहना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान कब आई, मतलब रॉयल चार्टर 1600 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। एनी वन फैक्ट्री दैट वाज सेटअप बाय देम, कौन सी थी पहले? मसलीपट्टनम। कब हुई थी वो? 1611 में। दूसरी सूरत में 1612 में। जब ये दोनों सेटअप होगी, धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने लगे, करते करते उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिली थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दोज राइट्स? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब आप ट्रेडिंग ही नहीं करोगे, जहाँ जहाँ ट्रेडिंग करोगे वहाँ से टैक्सेस भी ले सकते हो। तो अमीर बनना था, हमारी ही जनता से पैसा ले रहे हैं, एक टाइप से छोटे छोटे रूलर्स उन्होंने सेटअप कर दिया। और किसने सेटअप किया? बड़े मूर्ख थे हमारे राजा महाराजा उस समय जो भी थे, जहांगीर ने किया था स्पेसिफिकली। उनको लगा कि अपना पीछा छुड़ाओ, लेकिन वो एक तरीके से दे वर द रूट कॉज कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इनको घुसा दिया। एनीवेज, वहाँ पर ये हो गया, दीवानी राइट्स आ गई। देन बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंड देन केम द इलाहाबाद की ट्रीटी, और ये दीवानी राइट्स आई उसके बाद। अब दीवानी राइट्स के बाद उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। व्हाट वर द नेम ऑफ दोज 3 ट्रेडिंग पोस्ट? कहाँ कहाँ बने थे वो? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसके बाद जब वहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बन गए, ट्रेडिंग पोस्ट बनने के बाद उन्होंने ये फील किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है ना, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पावर को अपने हाथ में लेने का डिसीजन लिया। और जब उन्होंने अपने हाथ में पावर लेनी शुरू करी तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए। तो उन एक्ट्स में सबसे पहले जो कंपनी रूल था वो 1773 से 1858 तक था। वहाँ पर आपके कई एक्ट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। उन्होंने पावर को रेगुलेट करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया, डबल गवर्नमेंट को लेकर आ गए। देन दे स्टार्टेड गिविंग द मोर पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन दे स्टार्टेड हैविंग द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेटली। इसके बाद हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। सिपाही म्यूटनी के तुरंत बाद इट वॉज फेल्ट लाइक कि इंडिया जैसी कंट्री को रूल करने के लिए द बेस्ट वे इज टू हैव अ क्राउन रूल, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। उन्होंने बीच में जस्ट टू मेंशन उन्होंने दूसरे ट्रेडर्स को भी लाना शुरू कर दिया था ताकि उनकी मोनोपोली खत्म हो जाए। नाउ केम हाउ क्राउन रूल्ड इन इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। यहाँ क्राउन रूल में हम 1858 से 1947 तक बात करते हैं, जहाँ पे वो अलग अलग तरीके से इंडिया को पे हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करते हैं। ये करके देखते हैं कि हो सकता है इतना बड़ा देश हमारे कंट्रोल में आ जाए, बट सूनर एंड लेटर व्हेन दे ट्राइड एवरी नूक, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एक बंदा हमारा वहाँ पर बैठेगा और बाकी हमारी काउंसिल यहाँ पर उनको देखेगी, उनके लिए रूल्स बनाएगी। वो बनाया, उन्होंने ऑफिस सेटअप कर दिया, वो वर्क नहीं करा। उसके बाद उन्होंने कह दिया चलो वॉइस राय, इमरजेंसी की सिचुएशन हमारे को बता सकता है, वो पावर्स दे दो। इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तानियों को लालच देना शुरू कर दिया, हम तुम्हारे बेनिफिट के लिए हैं और तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उनको और कुछ नहीं समझ में आया तो सोचा चलो जी जाति के नाम पर इनको भड़का देते हैं, रिलीजन के नाम पर अलग अलग करते हैं, वो करना शुरू कर दिया। वो भी वर्क नहीं किया तो उन्होंने जो हमारे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, इनको स्टेट में कुछ पावर दे देते हैं। बुद्धू बना दिया, एजुकेशन और हेल्थ दे दिया, बाकी सारी पावर अपने पास रखा। वी इंडियंस वेरी रेडिली गॉट टू नो कि ये भी वर्क नहीं कर रहा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बहुत सोच समझ के उन्होंने एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने रखा, बहुत डिटेल में रखा, जिसमें काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स डाली गई, पार्लियामेंट्री पावर्स डाली गई, काफ़ी सारी उन्होंने डिटेल में कैसे रूल किया जाए इंडिया को वो तैयार किया। Then that again didn't work for more than 10 years and then 1947 में इंडिया got independent। क्लियर है? कोई और चीज़ अभी डाउट हो so far? No? Okay. So let's move ahead। और इलेक्टोरेट क्या करते हैं? इलेक्टोरेट
इलेक्टोरेट होता है इलेक्शन में आप अपना वोट दे रहे हो, हिंदूज अलग देंगे, मुस्लिम्स अलग देंगे, दोनों के लीडर्स अलग अलग होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने, अगेन दे वांटेड टू रिकॉग्नाइज द लीडर सेपरेटली। आगे आप जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने रिकॉग्निशन इसी पे तो दिया बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम, है ना। जवाहरलाल Nehru became the representative of Indian National Congress because he was a Hindu. So that's how they started bifurcating our leaders also. उनके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि you can have separate identity within India. Okay? और फिर इंडिया को सेपरेट ही कर दिया. That's how they started with. तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टाइप का मैनिफेस्टो है, एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी है। यहीं से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं उनको एक बेस मिला। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, उनको बाय दिस टाइम दे हैव कम टू नो कि भाई ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन ने ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हमने भी उसको अपने पे इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया, हमें भी पता चल गया कौन सी चीज़ हमारे देश में वर्क कर रही थी, कौन सी नहीं कर पा रही थी। सो दैट कैन बी वेरी रीडली अडेप्टेड। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। सबसे पहले एक तो ये देख ले, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत आता है आपका, कार्बन कॉपी कहा जाता है क्रिटिसाइज करते हुए इसको कि भाई ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी है। 70% ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वाज इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब और क्या क्या था यहाँ पर, फेडरल सिस्टम की बात की गई थी, यानी डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट की पावर्स अलग अलग डिफाइन की गई थी। सेंटर और डायरार्की उन्होंने खत्म कर दी थी, रिमाइंड यू, डायरार्की खत्म हो गई थी, पर उन्होंने सेंटर और स्टेट की पावर्स को अलग अलग बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ था। देन केम ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एक ऑफिस है स्टेट में, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, स्टेट एग्जीक्यूटिव लीडरशिप उन्होंने सेटअप करी थी कि जो भी ऑफिसेज में जो भी हमारे लीडर्स होंगे सेंटर पे और स्टेट में, उनको क्या क्या पावर्स होंगी। इस चीज़ को आप आगे डिटेल में जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर है, सीएम की क्या पावर होती हैं, किस तरीके से एक स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। Then they also set up the UPSC, that is Public Service Commission, जिसको आप UPSC या स्टेट PCA सब कहते हैं। भाई स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रूल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेंटर के भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लीडर्स चाहिए, या देखो लीडर्स तो बन गए, बट लीडर्स के साथ अगर आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, वो लोग जो इम्प्लीमेंट करें पॉलिसी को, वो भी तो कुछ पढ़े लिखे हों, कुछ एक क्राइटेरिया पे उनको आता हो चीज़ों को रन करना। फॉर इफ यू वांट टू जज अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज कैलिबर्ड और नॉट, देन यू नीड टू हैव सम टेस्ट बिफोर देम। बिना टेस्ट करे कैसे हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने ये दोनों इन एग्जाम्स में क्या क्या होना चाहिए, कैसे इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डिटेल्स आउटलाइन कर दी। अब स्टेट के लिए क्या क्या 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव आपके और दूसरा आपका होता है जुडिशरी, है ना। आपकी पॉलिसीज बना गए, आपके लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जजमेंट्स लेने के लिए, उसको सही और गलत को बताने के, वी नीड टू हैव द कोर्ट्स। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्ट और क्राइसिस मैकेनिज्म में कैसे होना, जैसे हमारे दोबारा रिमाइंड यू, उन्होंने क्राइसिस मैकेनिज्म के लिए वॉइसरॉय को पावर दे दी थी ऑर्डिनेंसेस पास करने के लिए, जो कि हमारे प्रेजेंट उसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है अभी प्रेजेंट में। तो क्राइसिस होंगे, इमरजेंसी होगी, उसमें कैसे कैसे सिचुएशन होगी, इमरजेंसी में क्या क्या पावर्स किसके पास होंगी, कहाँ से पावर्स को सीज करना है, कहाँ पे रिलीज करना है, दैट्स हाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अप दैट वे। और ब्यूरोक्रेसी मशीनरी को जस्ट अ मिनट, ब्यूरोक्रेसी मशीनरी को उन्होंने सेटअप कर लिया, ठीक है, कि यानी एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स उन्होंने इसके ऊपर डाली, कितने समय तक कौन रूल कर सकता है, कौन अपना सर्विसेज दे सकता है, क्या क्या उसके पास पावर्स होनी चाहिए, उसकी पावर्स को कहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आपका स्पेसिफिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कवर कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ओके। You can stop me and we can restart if you feel like, जहाँ पर आपको लगता है, that's not an issue.
अब हमारा बात आती है जब गवर्नमेंट, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, अचानक सबने सोचा ओके वन फाइन डे वी आर इंडिपेंडेंट, नाउ लेट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होता। जब आप सिनेरियो देखते हो, देखो कोविड आया, कोविड आ गया, एकदम से आया, ठीक है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है, दैट वाज अ क्राइसिस सिचुएशन। बट जब आ गया है उसके बाद जो रीओपनिंग हो रही थी, जिसको न्यू नॉर्मल कहा जाता है, दैट न्यू नॉर्मल डिडंट हैपन ऑल ऑफ अ सडन कि वन फाइन डे कोविड इज फिनिश, नाउ कम आउट ऑफ द हाउस, और नो, we were scared, we were getting prepared, and slowly and steadily that transition came into picture, and then धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चला कब हमारे मुंह से मास्क उतर गए। Isn't it that slowly ट्रांजिशन हमेशा स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, और वो जब हो रहा होता है ट्रांजिशन तब हमको खुद को नहीं पता होता, बट येस व्हेन वी लुक बैक इन हिस्ट्री देन वी गेट टू नो कि हाँ इस डेट से इस डेट तक ऐसा होने लगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा होने लगा, और तभी आज हम कहते हैं कि 2020 में आया था, 21 में आपका थर्ड वेव तक हम आ गए थे, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 22 वी फेल्ट लाइक वी आर गेटिंग इनटू न्यू नॉर्मल। तो अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में कैसे आया, ठीक है, मेकिंग पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे पिक्चर के अंदर। तो हुआ क्या, सबसे पहले 1934 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी पहले सीड डल गया था कि हमारे देश पे रूल कर रहे हैं, लेकिन संविधान जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, बिकॉज दे आर रूलिंग। ठीक है रूल कर रहे हो, पर हमारा भी तो उसमें कुछ से होना चाहिए। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले एक आइडिया दिया कि दैट वी नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसी असेंबली जो ये तय करे कि हिंदुस्तान को रूल कैसे किया जाना चाहिए, जिसमें हमारे भी लोग हों। अभी तक क्या बन रहा था, जो भी एक्ट आता था, भी फरमान आ गया ब्रिटेन से, ये एक्ट आ गया, अब ये चलेगा। अब धीरे धीरे जब वो इंडियंस को इंक्लूड कर रहे थे रेगुलेशंस में, लॉ बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कभी स्टेट में थोड़ी पावर दे दी, कब कुछ, तो होप्स तो जागते हैं ना, है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेट मी टेक इट टू अ बिट नॉर्मल वे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहूँ कि देखो ये आप पढ़ोगे ना, पक्का ये एग्ज़ाम में आने वाला है और इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहला होप क्या होगा, प्रीलिम्स तो यार पॉलिटी के तो 15 क्वेश्चन डन है, 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना पॉलिटी के, तो ये क्वेश्चन तो डन है मेरे, मैम ने बता दिया, मैं बस इतने ही नोट्स करूँगी, दैट्स अ होप, है ना। सो दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहला आइडिया ये डाला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल करने के लिए हमारा अपने लोगों का से होना चाहिए, हमारे लोगों की एक काउंसिल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए। आइडिया तो दे दिया, और 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई तो एक्ट आया, तो उसमें ये कहा तो गया कि भाई इंडियंस को भी दे, लेकिन उनको इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अपने पेपर पे ये डिमांड किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रेजेंट किया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशंस होते थे हमारे लीडर्स के थ्रू भी, जब भी कोई, भाई ऐसा नहीं होता था किसको बताएंगे कि ये एक्ट आ गया। हैव यू इमेजिन हाउ द थिंग्स वुड बी रनिंग इन दैट टाइम। इमेजिन कर सकते हो, ऐसे थोड़ी एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये नो, बहुत लेंथी वो था। तो क्या होता था, इनकी असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता था, तो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी डेफिनेटली। तो उस समय तो मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, अलग इलेक्टोरेट हो रहे थे, मुस्लिम्स की अलग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग थी। तो जब उन दोनों के सामने वहाँ के वायसराय ने प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। नाउ डिमांड तो कर दिया, डिमांड करते इतनी आसानी से मिल जाता तो हम आज़ाद बहुत पहले हो जाते। तो इट वॉज जस्ट अ से, रखा ऑफिशियली, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, बट इट वॉज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर, जो कि 1940 में आया। सर अगस्त जब आए हिंदुस्तान में, एक वो थे ब्रिटेन के ऑफिसर थे, वो आए, उनके सामने जब रखा गया दोबारा, क्योंकि पता है इट्स जस्ट लाइक कि आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए और आपके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, और आप 1 महीना पहले ही लग जाते हो एप्लीकेशन लेके, मैम प्लीज़ दे दो, मैम दे दो, एंड देन पता नहीं कब किस मूड में कोई ऐसा आए और वो
मान जाए. सो इट वॉज जस्ट लाइक कि अगस्त ऑफर में जब दोबारा बार बार डिमांड रखी जा रही थी, देन फाइनली इट गॉट एक्सेप्टेड इन 1940. और एक्सेप्ट हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई अभी. हाँ, तो हम तो वैसे ही खुश हो जाते थे, अरे फाइनली, वो कहते हैं ना जब थोड़ा सा भी होप मिल जाए, अरे फाइनली हमारा तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अब तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, अब हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लिए लॉज बनाएंगे. बट सॉरी, 1946 6 साल लग गए, कैबिनेट मिशन आया और फिर उसके बाद इसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ, फ्रेमवर्क बन गया. अब नवंबर 1946 में, 1 साल लग गया उसमें भी, अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए एंड वी वर वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस. आप इस चीज़ को भी देखो, हम तो अपनी एफर्ट्स की तरफ से देखते हैं कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, अरे वो भी तो छोड़ने की कोशिश के कगार पे थे. वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था. इट वॉज लाइक, और उन्होंने भी ये कहा था अगस्त ऑफर में जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे. हम तो क्रैब कर रहे हैं, वो ऑलरेडी छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, बट दे वर थिंकिंग भाई 300 साल एक देश पे राज कर लिया, उसको एक वन फाइन डे टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, कुछ ऐसा तो करके जाएं कि वो उभर ना पाए. बिकॉज दे हैव गॉट टू नो कि इंडियन लीडर्स इतने शार्प माइंडेड हैं, इनके पास इतना पावर है, अगर इनको छोड़ दिया, ये पता चला ब्रिटेन को लेकर बैठ गए, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये तोड़ के जाओ ताकि ये उभर ही ना पाए. एंड दैट वाज अ रियली वेरी पैथेटिक थिंग टू से, बट वही तो किया उन्होंने. हम आज भी डेवलपिंग आज हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं. बट वाई वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वे? वी आर थिंकिंग बिकॉज दे हैव सोड द सीड्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम. उन्होंने इतने साल पहले ही सोच लिया था, भैया उभरने नहीं देना, कम से कम 100 साल लग जाए हिंदुस्तान को उभरते. तो कंपोजिशन क्या थी असेंबली में 1946 में, जब नवंबर 1946 में फाइनली कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उन्होंने 398 मेंबर्स रखे. अब प्रपोजल तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई अडल्ट फ्रेंचाइजी हो, बट ये हो नहीं पाई थी, इनडायरेक्टली लोग थे. मतलब प्रिंसली स्टेट वाले, अच्छा उस समय मैं एक बात बताती हूँ, हिंदुस्तान में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी ना, जो कि आप आगे हिस्ट्री में पढ़ते हो कि पटेल जी ने उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कंबाइन कराया था, काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई थी. तो प्रिंसली स्टेट्स थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस. ये ब्रिटिश प्रोविंसेस वो पोजेशंस तो ब्रिटेन ने, जिनके ऊपर ब्रिटेन का राज चलता था, जहाँ हमारे लीडर्स जिनके साथ उनसे डिस्कशंस करते थे. तो 296 थे, ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली थे, ठीक है. और प्रिंसली स्टेट वालों ने अपने नॉमिनेशन भेज दिए. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद के निजाम ने अपना एक नॉमिनेशन भेज दिया, दूसरे प्रिंसली स्टेट ने अपना एक नॉमिनेशन भेज दिया. तो इनडायरेक्ट हुआ. डायरेक्टली तो ये होता है ना, सब लोगों को वोटिंग राइट्स दी होती और उसके बाद वो लोग उनको इलेक्ट होते और उसके बाद हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती, बट ऐसा नहीं हुआ. बट द बेस्ट पार्ट वॉज, यहाँ पर हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक बात को रखा, हर धर्म का व्यक्ति जो हो इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड इवन वीमेन, दे वर गिवन द प्रोविजंस टू बी द पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ यहाँ पर 208 मेंबर्स आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के थे. डेफिनेटली कांग्रेस वाज द लीडिंग पार्टी, बीजेपी तो उस समय हुआ ही नहीं करती थी. और मुस्लिम लीग के 73 थे. और मुस्लिम लीग शुरुआत से ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के फेवर में नहीं थी. उन्होंने पहले ही जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था कि भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, वो हमेशा यही बाइकआउट कर देते, हम इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या डाल दिया गया था, यू कैन हैव अ सेपरेट नेशन, यू आर डिफरेंट. वो बैकग्राउंड में हिस्ट्री चली रही थी. तो मुस्लिम लीग के थे 15 इंडिपेंडेंट थे एंड देन देयर वर 93 फ्रॉम द princely state that was the nominated by the provinces. Now बाद में ये जो 73 मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने बाइकआउट कर लिया और गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास जो थे कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के लोग ही इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा रहे. प्रीलिम्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड you can make a note when you'll get the notes out of it. महात्मा गांधी was not the part of the कंस्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, हम आगे आप देखोगे इवन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में भी महात्मा गांधी को कोई भी कमेटी का मेंबर नहीं बनाया रखा. ठीक है, सो कैन वी टेक स्टॉप अ बिट फॉर अ व्हाइल.
बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे? देखो एक बार, ज़्यादा पढ़ाई हो गई? कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आया, यू कैन टेक अप विद मी। हाँ, नहीं उन्होंने, हाँ क्या होता है देखो, कभी भी कोई भी डिस्कशन हो रही हो, आप आपके साथ एक सिस्टम काम कर रहा है, कोई आप पर रूल कर रहा है, आप ऐसे ही थोड़ी किसी चीज़ का तुम्हारे उसमें आ जाएगा कि भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो रही है, दैट मस्ट बी ड्यूरिंग सम डिस्कशंस। सो एक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, उनकी आपस में डिस्कशंस होती थी, तो इट वाज इन 1934 एम एन रॉय ने कहा कि भाई हमारे देश का होना चाहिए हमारे लोग, एंड दैट थॉट more and more that came into discussion। बोल दिया होना चाहिए, बट कैसे, क्यों, कौन करेगा, कैसे मैनेज करेंगे, कौन कौन होने चाहिए। वहीं पर तो मुस्लिम लीग वाले कहने लगे झंडा अलग ले लिया जी, हम तो अपना अलग रहेंगे। दैट वाज अ डिस्कशन, पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन ऑफिशियली 1 साल लगा उसको कागज़ पे लेकर आने में कि भाई हम कैपेबल हैं। आज मैं तुमको कोई टास्क देती हूँ और मैं एक आइडिया दे दूँ, दिस इज समथिंग यू कैन डू, आपको एक ऐसे लिखना है मेंस के लिए, मैंने एक टॉपिक दे दिया, उस पर आइडिया दे दिया, बट उस आइडिया को नर्चर होकर, डेवलप होकर एक फुल फॉर्म में आने में टाइम लगता है। बिकॉज मुंह से निकली हुई बात पे तो ब्रिटिशर्स वैसे ही हमारे को बाहर का रास्ता दिखा देते, भाई तुम्हारे बस की नहीं है, हम ही कर पाएंगे। तो आप उनके सामने कोई भी चीज़ रख रहे हो तो दैट शुड हैव अ वेट, दैट शुड हैव समथिंग मोर, तभी तो उनको समझ में आने लगे कि हिंदुस्तानी हमारे पे, हम ज़्यादा टाइम इन पे राज नहीं कर पाएंगे, दे आर ब्रेनी पीपल, दे कैन टेक होल्ड ऑफ देमसेल्व्स, इजंट इट। तो 1 साल लगा उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनने में। द आइडिया वॉज कंसीव्ड अ ईयर बिफोर, दैट वॉज नर्चर्ड, दैट वॉज डिस्कस्ड, उसके प्रॉन्स कॉन्स, कौन कैसे क्या करेगा, हर एक चीज़ ले डाउन की गई, एंड देन द डिमांड वॉज पुट फोर्थ ऑफिशियली। क्योंकि ज़बानी बातों के लिए तो कोई हम लोग अपनी लड़ाई इस बात पर ही जीत पाए हैं कि वी हैड पीपल फ्रॉम द लॉयर्स टू द लीडर्स, फ्रॉम द थिंक टैंक हमारे हिंदुस्तान में थे। अब बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ेंगे आगे, वो कैसे हुआ, आप ब्रॉडली देखेंगे आगे के डिस्कशंस में, there were hardly 4 people who made the entire constitution. There were people who were supporting, but Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, M.N. Roy, Rajendra Prasad, these are the main people who have actually drafted the entire constitution. तो सोचो उनके पास कितनी वास्ट नॉलेज होगी। उन्होंने ब्रिटेन, अब आगे आप देखेंगे कि उन्होंने कम से कम 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा बॉस, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसकी बेस्ट चीज़ इम्बाइब करी, ये देखा हमारे देश में, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया। What they specifically did, they got into depth of each and every constitution। भाई हम अपने देश का संविधान लिखने वाले हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोग ही, हमारे लोग ही रूल होंगे, तो इट शुड कम आउट ऑफ द बेस्ट, जो सारे संसार के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से निकल के आया, हिंदुस्तानी इन्वायरमेंट में वो जो अडेप्ट हो सकता था, दैट्स व्हाट दे हैव टेकन इनटू पिक्चर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो फ्रॉम दिस और सो फार? हाँ, मैं वही बता रही थी। ऑगस्ट ऑफर इज द नेम ऑफ एन ऑफर। सर ऑगस्ट आए थे, नाम है ये पर्सन का, व्हेन ही केम इनटू इंडिया बिफोर दिस कैबिनेट मिशन केम, और इनका नाम है ऑगस्ट ऑफर, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनको बुलाते हैं। तो मांगा और दे दिया नहीं, उन्होंने क्या टरकाया, वर्ल्ड वॉर 2 होने दो फिर पक्का हम आपका ये मान लेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 के डिसीजंस पे बैठे हुए थे कि क्या हिंदुस्तान को पे हमें कंटिन्यू करना है या हमें रिलीज़ कर देना है ना। तो हम देखो, इस चीज़ को समझने के, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, 2 परसेप्शन है, एक तो हमारे एफर्ट, एक ब्रिटेन का हाउ दे वर रूलिंग, उनका परसेप्शन क्या था। अगर आप किसी चीज़ को आपके फ़ायदे की नहीं रहे या आपके गले के फांस बन जाए तो आप उसको निकालना चाहोगे ना, यू विल नॉट लाइक टू हैव इट फॉर लॉन्ग। पता चला वो तुम्हारे ही एक कहते हैं ना, वट इफ, जस्ट इमेजिन वट इफ वी इंडियंस हैव गॉट आवर इंडिपेंडेंस बाय थ्रोइंग ब्रिटेन आउट ऑफ इंडिया, तो पूरे संसार में उनकी इमेज क्या रहती, भाई 300 साल तक रूल किया एंड दे वर किक्ड ऑफ। नो, दे वांटेड टू मेंटेन दैट सुपरमेसी, और वो सुपरमेसी कब मेंटेन होती, जब वो ये समझते कि हम अपनी शर्तों पे इनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त में जो अगस्त ऑफर था, उन्होंने मांगा और एक्सेप्ट नहीं, ये देखिए मांगा तो उन्होंने 5 साल पहले से मांग रहे थे, और उसके भी
आगे और आपके 6 साल लग गए जब उन्होंने ऑफिशियली उसको फ्रेमवर्क में डालने की बात की। सो इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग। आज हम हिस्ट्री को देखते हैं, विद इन मिनट्स हो गए, भाई कितने लोगों ने जाने दी होंगी। हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ दैट जहाँ तुम एक एक साल का डिटेल में पढ़ोगे एंड यू विल गॉट टू नो कि इट्स रियली अ वास्ट स्पैन। पॉलिटी में हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं जो हमारे को आगे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक लॉ लॉज बनी है, आर्टिकल्स बने हैं, उसमें हेल्प कर रहा है। ओके, बिफोर आई स्टेप इनटू, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। ये तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है टुडे इट विल बी टू मच फॉर यू। जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। अगर अभी, क्योंकि आई बी टेकिंग दिस अगेन ऑल्सो जस्ट टू गिव एन ब्रॉड व्यू। अब क्या हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 हमारा डिस्कस करता है कि स्टेट है क्या, स्टेट दैट इज भारत, भारत को एक्सप्लेन करता है, टर्म भारत को। देन वी स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 1 से 4A तक आपका सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में कि एक इंडिविजुअल क्या है हिंदुस्तान में, उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, कैसे वो प्रिंसिपल्स पे वो डीएसपी आपके जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, डीपीएसपी, इसके बारे में बात करता है। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए। ये 4 ही तो वर्टिकल हैं एक देश के। एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने इलेक्ट करिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, स्टेट है, गवर्नमेंट है और पंचायत है, 3 टायर गवर्नमेंट है अपनी, उसके बारे में। देन हमारे रिलेशंस और फिनेंसेस कैसे होने चाहिए। और द फोर्थ पार्ट इज वेरी सिंपल, इलेक्शन, इमरजेंसी एंड अमेंडमेंट। यही तो चीज़ें चाहिए देश को चलाने के लिए। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन इंडिविजुअल करेंगे, इंडिविजुअल से होंगे, गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट इलेक्ट होकर वो आपके सारे रिलेशंस उनके होंगे, फिनेंस देखेगी, रूल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, और अगर कुछ प्रोविजन करना है, चेंजेस करना है, देन देयर शुड बी द अमेंडमेंट आर्टिकल्स। तो अगर आप ब्रॉडली देखो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो यही, और इसमें से भी ये गवर्नमेंट वाला पार्ट मोस्टली, पहले 2 टायर था, स्टेट और सेंटर का, तो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले ही लिया था। ह्यूमन एलिमेंट उसमें नहीं था, जो इंडिविजुअल वाला, क्योंकि ब्रिटिशर्स को परवाह ही नहीं थी कि हमारे देश के लोग कुछ सोचे भी समझे भी, उनकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हो। इसके अलावा रिलेशंस, फिनेंस उन्होंने शुरुआत से ही अपने कंट्रोल में ले रखा था, इसके बारे में वो क्यों लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसके अलावा इलेक्शंस का थोड़ा सा पार्ट उन्होंने रखा, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या, कैसे इलेक्टोरेट कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, इलेक्टोरेट, इलेक्शंस किसके बेसिस पर कर दिए, रिलीजन के बेस पे कर दिए, है ना। सो स्पेशल इलेक्टोरेट कर दिए उन्होंने। इमरजेंसी की पावर उन्हीं के पास अपने पास रखी हुई थी, अमेंडमेंट करना था वो खुद ही करते थे, हमारे पास कोई राइट ही नहीं दे रखी। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि उस समय क्या था और हमारे को क्या दे रहे थे। अगर आप ब्रॉडली देखो, हमें तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट उन्होंने, अगर आप इसमें ब्रॉडली देखेंगे तो स्टेट का भी एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने हमें दे रखा था, एंड दैट वाज एजुकेशन, और वो बाद में एबॉलिश कर दिया था वो, और हेल्थ। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा ये भी तो तभी तो हमने समझ में आ गया ना कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, so would you like to have, should I dictate, because I'm not in favor of dictating, because dictation is something आप लिखोगे और there is lot to write here, but I'll prefer to give you the concise notes, but still अगर आपको लगता है तो I can give a very key pointers of today's discussion if you feel like. Should we put up? समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? की पॉइंटर्स अगर नोट करना चाहते हैं हमने कहाँ से कहाँ तक कवर किया है, दैट विल बी बेटर, जस्ट टू हैव अ व्यू कि हम कितना कवर कर चुके हैं, सो दैट वी कैन टेक इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बट डिटेल नोट्स विल बी गिवन टू यू। आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ में आई है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट, आई विल डिक्टेट इट टू यू। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का।
हमने 1600 में, आप शॉर्ट में लिखते जाएं, रॉयल चार्टर बाय एलिजाबेथ वन, 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी arrival of the East India Company, then 1611 फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। ये मैं डेट्स, फैक्ट्स, डेट्स बता रही हूँ ताकि एक ही ग्लांस में आपको डेट्स सारी मिलती जाएंगी, ठीक है, बाकी तो आपको नोट्स में डिटेल मिलेगा ही। 1611 फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम। आप चाहो तो इसको फ्लो चार्ट के रूप में भी लिख सकते हो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। 1612 सेकेंड फैक्ट्री एट सूरत। 1765 दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसके बाद आपका 1858 में सिपॉय म्यूटनी। विल यू बी एबल टू राइट इट आउट और शुड आई राइट इट ऑन द बोर्ड? सिपॉय म्यूटनी, क्योंकि ये इसका सिपॉय म्यूटनी का मतलब पता है आप लोगों को? व्हाट इज सिपॉय म्यूटनी? 1857 का रिवोल्ट हुआ किसकी वजह से था? मैम क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें वो भेदभाव कर रहे थे, तो जो उसमें मुस्लिम और इंडियन थे वो फिर उन्होंने रेबेलियन करा अपने, और जो मंगल पांडे वगैरह थे उनकी वजह से। हाँ, तो हिस्ट्री में आई होप ये तुमने पढ़ा हो, सिपॉय म्यूटनी का मतलब होता है जो सिपाहियों की तरफ से, शोल्डर्स की तरफ से रिवोल्ट हुआ था। दैट रिवोल्ट वाज स्पेसिफिकली इनिशिएटेड बाय इन द आर्मी, क्योंकि उन्होंने जो इंडियंस थे, we Indians consider cow as the sacred animal, and they consider, Muslims consider not to eat the flesh of pig. ओके तो उन्होंने दोनों के बीच में फूट डालने के लिए ही शुरू किया। दिमाग में तो उनके पहले से ये चल रहा था। उनका जो होता है ना, एक टाइप का बॉम्ब होता है जिसको आप आर्मी में यूज़ करते हो, उसको पील करने के लिए, एंड दैट टाइम आपके वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे और हमारे शोल्डर्स को वहाँ भेजा जा रहा था, उसको उतारने के लिए उस तोड़ने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था और उसको ब्लास्ट करना पड़ता था। तो उसके ऊपर वो अलग अलग टाइप की चर्बी यूज़ करते थे, एंड दैट वी इंडियंस केम टू नो, एंड दैट वाई द रिवोल्ट स्टार्टेड। तो सिपॉय म्यूटनी का मतलब यही है, द रिवोल्ट दैट स्टार्टेड इन 1857 तो था ही। सिपॉय म्यूटनी जो थी, द रिवोल्ट दैट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ शोल्डर्स, द आर्मी, ठीक है। तो ये हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद सिपॉय म्यूटनी आई। देन यू हैव राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे पीक पे जो आ रही थी, और उसके राइज से फॉल पे आ रही थी, दैट इज क्राउन रूल। नाउ यू विल राइट क्राउन रूल। Crown rule started 1858 से 1947। अब 1858 के बाद जो भी 1773 से 1858 के बीच में जो एक्ट्स मैंने बताई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक काम कर रही थी तब तक कौन कौन सी एक्ट थी? तो सबसे पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act of 1813,
1813, Charter Act of 1813. Then 1833 Charter Act 1833. Then Charter Act 1853. ये फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कई बार क्वेश्चन क्या आता है, आपको इनमें जो चेंजेस हुए हैं आपको उनको मैच करना होता है. आप समझ रहे हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन, मैच वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं. इस एक्ट में क्या क्या डिसीजन लिए गए, इसमें क्या किया, और यू नीड टू मैच. ये प्रीलिम्स में आपके ये पॉइंटर्स हैं. ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे उसमें भी मिलेंगे. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो कमेटीज़ थी उनमें मेंबर्स को मैच करने के क्वेश्चन आते हैं. विल बी डूइंग इट दैट. ओके, यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है. अब क्राउन रूल में कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, जब 1858 से 1947 के बीच में कौन कौन से आए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. यहाँ पर उन्होंने सोचा हम एक बहुत अच्छा इंडिया के लिए रूल बना के लेकर आएंगे, गुड गवर्नेंस करेंगे. दे हैव कम अप विद दैट वे. इंडियन कौंसिल एक्ट 1861. Then Indian Council Act 1909. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे पहले इंडियन कौंसिल एक्ट की बात हो रही थी, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलने लगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Then Indian Independence Act 1947. इसके बाद हमारा 1934 में, एनी गेसेस क्या हुआ था? Why 1934 is the date that plays an important, क्या हुआ था? हाँ, डिमांड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट डिमांड. सो फर्स्ट आइडिया 1934 में. देन 1935 में दैट आइडिया केम इनटू अ रिटन ऑफिशियल डिमांड. ठीक है, दैट वाज पुट अप बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. नाइनटीन 1940 में ऑगस्ट ऑफर. 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, वहाँ पर फ्रेमवर्क रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. नवंबर 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. यहाँ पर आप साइड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कैबिनेट मिशन से पहले ही मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया था, वी डोंट वांट. फिर वो फॉर्मली वहाँ पर आपको बन भी जाएगी, उनको इंक्लूड भी करना. मतलब हमारे लीडर्स ऐसे थे कि बड़े प्यार से कहते नहीं आ जाओ, बट उन्होंने नाक में ही दम कर दिया, तो फिर वो छोड़ ही गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. मुस्लिम लीग उनको अलग से भी बनाने के लिए दे दिया, बट उनके मेंबर्स ही बहुत कम थे, तो उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया कि हम इस असेंबली का पार्टी नहीं बनेंगे. ठीक है, सो हमने लिखा नवंबर 1946 दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड. देन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे? 208. आप इसको बना सकते हैं, 298 थे टोटल, सॉरी 296 थे इसके अंदर मेंबर्स. उनका बाइफिकेशन था जिसमें आपके 208 कांग्रेस, 296 में से 208 कांग्रेस के थे, 93 नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, 73 मुस्लिम लीग के थे, और 15 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे. ये हमने कवर कर ही लिया. अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं हुई थी, बट यहाँ पर सभी रिलीजन के लोग, वेमेन, एवरीवन वाज इंक्लूडेड.
इवन SC ST एंग्लो इंडियन, मतलब जितनी भी माइनॉरिटीज़ और जो भी थे हिंदुस्तान में, उन्होंने सभी को इंक्लूड किया था, बिकॉज दैट वाज द प्राइमरी विजन। बट आप आगे देखेंगे जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई और उन्होंने आगे बनाना शुरू किया, एक चीज़ उन्होंने देखी कि जो आगे मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पढ़ेंगे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो विजन था ना कि गांव तक लोगों का वेलफेयर हो, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज मोर रूटेड टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कवर नहीं हो रहा था। सो दैट वी विल कवर अप लेटर ऑन। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस पर पहली मीटिंग हुई उनकी। मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर ही दिया था। इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे जो कि थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर पहली बार 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे। कौन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? क्योंकि यूजुअली प्रेसिडेंट एक है तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एक होता है, बट हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वर 2 वाइस प्रेसिडेंट। नाम लिखिए, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। सो हमने आज यहीं तक कवर किया है। हाँ जी बताइए। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और ये फ्रेंच प्रैक्टिस के उस पर रखा गया था। फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें लगता है वो टेम्परेरी बना देते हैं और उसके बाद बनते रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस चलाने के लिए चाहिए होता है ना। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाकर उन्होंने काम शुरू कराया कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स तो शुरू हों, बाद में हम फॉर्मुलेट कर लेंगे विद इन द डिस्कशंस कि हु इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट, हु इज़ गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट। देन प्रेसिडेंट तो आपने लिख लिया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन 2 वाइस प्रेसिडेंट, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? थोड़ा सा और कर लेते हैं, कवर करते हैं, ठीक है? विल टेक अप समथिंग मोर। सो या सॉरी, हाँ जी बताइए। सर अगस्त, तभी तो अगस्त ऑफर बना। अच्छा, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। मैंने बीच में इसलिए लिखाना शुरू किया कि तुम लोगों को नींद नहीं आएगी फिर। देखिए पॉलिटी में ना, हाँ जी, पॉलिटी में ना कुछ डाउट है? ओके, पॉलिटी में ना आप लोगों को लगेगा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसको एक सीक्वेंस में कहानी की तरह, अब जैसे हमने पहले कहानी की तरह समझा व्हाट एक्चुअली वाज अ पिक्चर, व्हाट वाज गोइंग ऑन, फिर हमने डेट्स लिख ली। अब इसके बाद इस डेट्स के रिलेटेबल जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलता जाएगा, रेफरेंस मटेरियल आपके पास रहेगा। आप इसको विजुलाइज कर पाओगे कि मैंने अभी, अगर आप ब्रॉडली समझें तो आपने 1600 से लेकर 1946 तक की कहानी हिंदुस्तान की पढ़ी विद द डेट्स, विद द प्रोमिनेंट डेट्स। और यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं। मतलब आपके सिनेरियो इन द सेंस कि आपके क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपके अलग अलग सिचुएशंस जो हैं उनके बारे में लिखा होगा कि इस समय ये हुआ था, तो इन पॉइंट ऑफ व्यू में से कौन सी चीज़ हुई थी। सो देन यू नीड टू नो इन डेप्थ, कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि उस समय ये डिसीजन, ये पॉलिसी बनी या ये एक्ट आया तो उसका क्या इम्पैक्ट है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, अभी तो बहुत कम है, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज विद द वास्टनेस ऑफ पॉलिटी। आप अगर लक्ष्मीकांत को देखोगे और आप उसके आगे के फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और इन सब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग पार्लियामेंट तो दिमाग ये कहता है भैया पार्लियामेंट, और फिर उसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। आपने अगर सेंटर पढ़ लिया तो स्टेट तो साइड बाय साइड हम पैरेलल लेके चलेंगे, समझो। स्टेट और सेंटर दोनों में सिमिलर चीज़ें, जो चेंजेस हैं वो हम ले लेंगे। इट विल बी अ ब्यूटीफुल एनालिसिस लाइक द टेबुलर फॉर्म में आपने सारी एक्ट्स पढ़ी, तो एक्ट्स में आपको पता चल गया ना किसमें कितना हुआ था, किसमें कितना हुआ था, क्या क्या चेंजेस आए।
अगर आप इसी तरीके से विजुलाइज करोगे तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। मुश्किल तब लगती है जब आप ये सोचते हो कि यार वो जो लैंग्वेज टफ आ रही होती है आपकी लक्ष्मीकांत की, आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, यहाँ पर ये बोला गया था, उनकी टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ने में लग जाते हो। तो द बेस्ट वे टू डू इज स्टार्ट विजुलाइजिंग द थिंग्स कि एक स्टोरी फॉर्म में लेने लो। आर्टिकल्स को भी, जो भी हम आर्टिकल्स देंगे, विल ट्राई टू टेक इट अप इन अ वेरी ईजी वे सो दैट यू कैन ग्रास्प इट हियर इटसेल्फ। मेरे ख्याल से क्लास से जाने के बाद आप बता सकते हो कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था, या 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको क्यों कार्बन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो इट शुड बी दैट वे। यहाँ पे आप रट नहीं रही हो बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो हम 2-3 टॉपिक्स और ले लेते हैं सो दैट विल हैव समथिंग मोर टू डू। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग तक आएँ तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल हो तो हम सेलिएंट फीचर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब पहली मीटिंग जो थी दिसंबर, जस्ट अ मिनट, आई हैव नॉट टेकन द पेन एंड पिक्चर, ओके हियर। फर्स्ट जो मीटिंग थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, परमिशन मिल गई, बहुत खुश थे हम लोग कि फाइनली वी आर गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू राइट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर दैट वी आर मीटिंग। तो 9 दिसंबर देयर वाज द फर्स्ट मीटिंग। सिर्फ 911 लोग थे। मुस्लिम लीग ने, मैंने बताया पहले, बाइकआउट कर दिया था। डॉक्टर सदानंद सिन्हा, आप लोग लिख चुके हैं, ही बिकेम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 2 दिन बाद एक लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया गया। पहले तो टेम्परेरी तो बना दिए कागजों में बनाने के कि हाँ फाइनली दिस इज द डेट। अब राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये में हमने लिख चुके हैं, एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचार्य जी वाइस प्रेसिडेंट रहे, और एडवाइजर भी था, सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर। क्योंकि कोई भी चीज़, देखो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, बट अगर आपको कोई सलाह लेनी हो आप उससे लोगे जो ऑब्जर्वर है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, बट अगर मैंने आपको कैसा पढ़ाया या आपको कैसा समझ में आया, इस चीज़ को कौन बता पाएगा? someone who is observing, someone who is out of that, मतलब part of the system, but someone who can overlook and give the advices. So we need an advisor also, the learned person who can tell us कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे चल सकती है। Then 13 December was the day जहाँ पर कोई भी काम आप बड़ा करने जा रहे हो, सबसे पहले आपके सामने, हमने पहले भी डिस्कस किया, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो आप उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाओगे, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रखा? ऑब्जेक्टिव रखा। क्या ऑब्जेक्टिव रखा? फिलोसफिकल फाउंडेशंस डाली। किस फिलोसफी पे बनाओगे? क्या मूल बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए? तो मूल बातें उन्होंने क्या क्या रखी? इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। हम इस बेसिस पे बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करेंगे, लिबर्टी तो डेफिनेटली इतने सालों से हम मांग रहे थे, फाइनली वी हैव गॉट इट। देन विल बी हैविंग टॉकिंग अबाउट द सॉवरेनिटी, रिपब्लिक होगा, जस्टिस होगा, इन टर्म्स को लिया गया। गोइंग फॉरवर्ड जब हम आगे प्रियम्बल के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो रखा गया वो हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बना। उसमें हमने अमेंडमेंट करके और चीज़ें ऐड करी गोइंग फॉरवर्ड, वो हम आगे ऐड करते हुए देखेंगे, लेकिन जो मेन फाउंडेशन थी वो हमारे प्रियम्बल में आई, ठीक है। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द मीटिंग्स एंड हाउ द फर्स्ट ड्राफ्ट स्टार्टेड बिकमिंग। अब क्या हुआ? अब देश आज़ाद हो चुका है, किसी को नहीं पता कौन किसी, भाई कोई देश का प्रेसिडेंट नहीं था उस समय, मतलब वो बना दिया अपने प्रेसिडेंट, लेकिन वो रूल करेंगे कैसे? प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। मेरा क्या मतलब, नाम देने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उनको करना क्या है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वो काम करते। कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं अभी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में अभी भी कई साल लग रहे हैं, तो करेगा क्या देश? देश में कोई भी डिसीजन होने होंगे तो वो कैसे होंगे? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पर डुअल रोल प्ले किया। कैसे डुअल रोल प्ले किया? वो एक तरफ तो वो कंस्टिट्यूएंट बॉडी बनी रही, दूसरी तरफ वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनी।
कैसे लेजिस्लेटिव, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो रहा, फॉर्मली वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, तब तक भी तो देश चलेगा। और जब देश आज़ाद हुआ, आपको पता होगा 1948 में पाकिस्तान बना और उस समय कितने बुरे हालात थे, देश एक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा था ना, ऐसी अनसर्टेनिटी जिसमें बार बार ये लग रहा था कि पता नहीं कब देश में गोइंग फॉरवर्ड कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा देश बिखर के ख़त्म ही ना हो जाए। सब जगह रॉइट्स हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी, कोई भी स्टेट जो है, लीडर्स को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कहाँ से पकड़ा जाए। एंड दैट वाज रियली अ क्रिटिकल स्टेज। इससे वो स्टेज उससे भी ज़्यादा बुरी थी जब हम गुलाम थे, उस समय कम से कम ब्रिटिशर्स का सिर पे डंडा तो था, अब हम एक ऐसे पानी की तरह बिखर गए थे कि जहाँ से उसको समेटना कैसे जाए। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली पोस्ट 1947 वो जो कर रही थी, वो डुअल रोल प्ले कर रही थी। उन्होंने सबसे एक रोल में वो जब मिलते थे वो फ्रेम करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन होते थे। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, उस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगी जब लिखना होगा, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो पहला एक रोल उन्होंने कैसे बाइफर्गेट करे, एक ही पर्सन सारे काम करेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। आज मैं अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ पढ़ा रही हूँ और साथ के साथ मैं किसी दूसरे क्लास में भी कुछ पढ़ा रही हूँ, तो दोनों ही चीज़ों को एक ही टाइम पर लेते लेते कोई भी व्यक्ति इधर से उधर चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, चेयरमैन अलग अलग कर दिए कि जब डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड होगा तो वहाँ पर चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस असेंबली के, असेंबली वही है कंस्टिट्यूट, क्योंकि बंदे कहाँ से लाएंगे, वही तो लोग हैं जो फ्रेम भी कर रहे हैं और उन्हीं को नॉलेज है लॉ बनाने की भी, लॉ एंड ऑर्डर को देखने की भी। और यहाँ पर रिड्यूस कर दी इसकी 299 और मुस्लिम लीग के विड्रॉवल के बाद। और उसके अलावा जब लेजिस्लेटिव पावर, जब बॉडी जब मिलती थी कि जब कोई लॉ बनानी है, जब कोई ऐसा चीज़ हो रही है कि लॉ 1947 के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेने हैं, जब पार्टीशन हो रहा था, बहुत सारे राइट्स हो रहे थे, उस दौरान फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया के रूप में भी ये काम कर रहे थे। ये पार्लियामेंट में जैसे डिसीजन लेते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, ये लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम कर रही थी। और यहाँ पर जी.वी. मालवनकर बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ दैट पार्लियामेंट। ये भी अगेन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि हम इंटरप्रीट कर रहे थे, अरे कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके तो चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, वो भी यहीं पे थे, यहाँ पे नहीं। रोल डिफरेंट थे, असेंबली वही, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली वही होती थी, बट दे वर परफॉर्मिंग टू रूल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मई 1949 में कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को रेटिफाइड कर लिया गया। नेशनल फ्लैग को, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम लिख लेंगे अभी। 22 जुलाई 1947 में आपका नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया और नेशनल एंथम और सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये उस दौरान जो चेंजेस हो रहे थे, साइड बाय साइड काम कर रहे थे, यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंटेंसिटी, काइंड ऑफ हार्ड वर्क the people who were drafting the constitution were doing. ठीक है, any doubt so far? Okay, ये माउंटबेटन प्लान क्या था? वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए जो आए थे, माउंटबेटन लेके आए। माउंटबेटन, वो जो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, वो माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केसेस में आपको जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है, और उसमें आपको क्या करना होता है, कौन सी कमेटी में कौन मेंबर थे, उसको मैच करना होता है। द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। आप इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें पिक्चर्स भी लगाई हैं हमने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मेजरली कौन 4 मेंबर्स थे जो इस पूरी असेंबली में रोल प्ले कर रहे थे। मेजरली 4 है ना, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, B.R. अम्बेडकर जी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दे वर हैविंग डिफरेंट कमिटीज़। अब एक एक करके हम लेते हैं। मेजर कमिटीज़ हैं, और यूनियन पावर, जो सेंटर की पावर है, यूनियन हेयर रेफर्स टू सेंटर, ठीक है। सेंटर की पावर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट कमेटी, यानी सेंटर और स्टेट से रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। अब
सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको लेकर आए थे, और एक उनका वो सुना भी था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो उससे आप रिलेट कर सकते हो और उससे याद कर सकते हो सारी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल एरियाज, इन सबकी एडवाइजरी कमेटी किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इनको तो थोड़ा कंसेप्ट्स के साथ, स्लोगन्स के साथ याद करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, इट विल बी डेफिनेटली इम्प्रिंटेड। देन बी आर अम्बेडकर, डेफिनेटली ड्राफ्टिंग कमेटी, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और डिटेल में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इन्होंने लिखा हुआ था, ड्राफ्ट किया था। अब स्टीयरिंग कौन करता है गाड़ी में? स्टेयर कौन करता है? ड्राइवर करता है ना। तो चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर वो थे, द कमेटी दैट जिसकी देख रेख में बाकी सारी कमेटीज काम करेंगी। जो कमेटी कितना, आप ये देखिए, हर एक कमेटी को काम दे दिया गया। आज मुझे तुम्हारे को ये कहना हो कि भाई नोट्स लिख कर लाने हैं आपको, आप फर्स्ट 2 चैप्टर ले लो, आप ये ले लो, और मेरे को एक कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट तो करना पड़ेगा आप में से जो ये देखेगा कि तुमने कितना काम कर लिया, तुमने कितना काम कर लिया, डेफिनेटली। सो दैट इज द स्टीयरिंग कमिटी दैट टेक्स अप द डिसीजन। कहाँ पर भी कोई लूप होल आ रहा है या कोई डिस्कशन की जरूरत पड़ती है तो वो कमेटी देखेगी। एट द सेम टाइम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स रेगुलेशंस कौन से बनने हैं इन कमिटीज़ को हेल्प करने के लिए, कहाँ पर कोई स्टक कर रहा है उसके लिए, दैट ऑल्सो बीन टेकन केयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई डाउट इसमें? मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ लेकिन मैं तुमसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, स्टेट कमेटी कौन देख रहा था? ओके, और एडवाइजरी टू फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ओके, स्टीयरिंग कमेटी, ओके, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप इसी टाइप से अपने इमेजिन करो दिमाग में, और तब उस चीज़ को आप याद करोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। मूविंग अहेड, मैंने आगे की थी स्लाइड, पीछे की थी? ओके, या अब अगेन ये आपके प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू आउट अलॉट। ड्राफ्टिंग कमेटी एक टाइप का वो कमेटी जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दी है, पूरा बनाया है। बाकी भी कमेटीज छोटा छोटा काम कर रही थी, लेकिन जो वो काम करके ला रही थी उनको एक फाइनल शेप देने के लिए, उनको दोबारा रिव्यू करने के लिए। देखो, जब भी कोई काम होता है इतने बड़े लेवल का, एक तो संसार का सबसे बड़ा रिपब्लिक कंट्री जो था, लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इट वाज रियली नॉट एन इजी टास्क, रियली हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि आप वो करने जा रहे हो जो आज तक कभी नहीं हुआ। आप 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने जा रहे हो, उनमें से बेस्ट निकाल रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, हमारे इंडियंस के लिए ये क्या फ़ायदेमंद है। इट वाज नॉट एन ईजी टास्क टू डू एंड दे वर डूइंग इट। जो वो डिस्कशन करके लेकर आते थे, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कितना उसको इन्वॉल्व करना है, दोबारा रिव्यू के लिए देना है, वो ये काम करती थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 में ही सेट कर दी गई थी, उसका सेटअप हो गया। मेंबर्स कौन थे ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 5-6 मेंबर्स थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वयं, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवा राव, ये रिप्लेस किए थे, पहले ये थे फिर इनके बाद रिप्लेस करके ये हो गए थे क्योंकि ये ही पास्ट अवे, और टी कृष्णनाचारी। ठीक है, सो ये जो 6 मेंबर्स थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। कई बार ये भी होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर मैच द कॉलम्स में आया हुआ है और आपके बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं लिखा, बट इनमें से किसी एक का लिखा हुआ है, तो जस्ट वी नीड टू गेट थ्रू कि ये नेम्स भी ड्राफ्टिंग कमेटी में है। अब इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा होगा? नॉट एन ये नहीं कि पहले की तरह ही 5-6 महीने में फटाफट कोई डॉक्यूमेंट बनाया और ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट कर दिया। पहले तो ये होता था कि इसको बनाओ, इसको अप्रूवल जितना बना के दे दो, पर अब जो चीज़ बन रही थी वो हमारे लिए तैयार होने वाली थी। सो इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 11 सेशंस हुए। सेशंस क्या होते हैं? जब वो मीटिंग्स लगते हैं, डिस्कशंस होती हैं, अपनी इंडिविजुअल मीटिंग्स होती होंगी, बट सेशन वो होते हैं जिसमें सभी बैठकर उस चीज़ को अप्रूवल देते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है,
अडॉप्ट मतलब फाइनली हमने पूरी पोथी पत्रा बनाकर हमने अपने देश के जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके सामने प्रेजेंट किया. बट वी वर वेटिंग फॉर 26 जनवरी 1950 टू ऑफिशियली पुट इट इनटू प्रैक्टिस. कैन यू गेस व्हाई? क्यों हमने इतने महीने में मतलब लगभग 2 महीने वेट किया? नो, भाई पूरा हो गया ये, इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, ये फाइनल है. 26 जनवरी किस लिए जाना जाता है? पूर्ण स्वराज. Okay, to know, for keeping this date, the importance of that date, because वो ही पूर्ण स्वराज की तरीके से हम इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. That's why we waited for 2 months. And finally, just a minute. Yeah. इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इस पिराम्बल के अलावा हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, जिसके अंदर सिटीजनशिप इलेक्शंस भी थे. सिटीजनशिप एंड इलेक्शंस जो सारे जो कि इमीडिएटली हुए. इसको भी आप समझिए, सिटीजनशिप और इलेक्शन वाले जो आर्टिकल्स थे उनको तुरंत क्यों अडॉप्ट किया गया? इमीडिएटली लिखा है हमने, क्यों? गवर्नमेंट चाहिए थी, इलेक्शन होना था. और सिटीजनशिप क्यों? किस लिए मेन था? दिमाग लगाओ थोड़ा सा. हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके थे, बहुत सारी राइट्स चल रहे थे, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज वहाँ पर थी, कुछ यहाँ पर थी, कुछ भेज दिए गए, कुछ मर गए यहाँ पर, उनकी फैमिली थी. आगे जब आप सिटीजनशिप वाला टॉपिक पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, आप समझोगे कितनी डिफ़िकल्टी थी ये तय करना कि ये भारत का नागरिक होना भी चाहिए या नहीं, ये सिटीज़न इंडिया का है या नहीं. क्यों? क्योंकि आप ये जानोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स सेट किए गए जिसमें ये बताया गया कि ये पर्सन अगर हिंदुस्तान में रह रहा था इस पर्टिकुलर डेट से, क्योंकि वो डेट सेट की गई, वहाँ पर रॉइट्स जब चल रहे थे, वहाँ पर मारकाट हो रही थी, मदर फादर वहाँ मर गए, बच्चा बच गया, वो हिंदुस्तान आ गया, क्या वो हिंदुस्तान का सिटीज़न होगा या नहीं होगा? एंड दैट वाज हैपनिंग बिटवीन 1948, 49, 50, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जस्ट देखो 48 से 49 के बीच में भी तो राइट्स चल रहे थे, लोग मर. अब वो बच्चा जो जिसके पेरेंट्स नहीं रहे पर वो सालों से हिंदुस्तान में रह रहा है, क्या आप उसको सिटीजनशिप दोगे इंडिया की या नहीं? क्या करोगे? इन सब चीज़ों को इस सिटीजनशिप एक्ट जो आर्टिकल है इसके अंदर पार्ट में, सिटीजनशिप वाले पार्ट में ले डाउन कर दिया गया था वहाँ के सिचुएशंस को देखते हुए, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना तुरंत ज़रूरी था, लुकिंग एट द सिवियरिटी एंड द ऑनगोइंग कंडीशंस इन द कंट्री. उसके अलावा हमारा रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है. ओके, ये हम बहुत ब्रीफली कर लेते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे बताते हुए, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइपराइट किया गया होगा? सोचो, इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन तो टाइप किया हुआ भी होता है ना भाई, आज के टाइम पे तो रिटन कहो तो टाइपराइटेड भी होता है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत सुंदर तरीके से कैलीग्राफी में लिखा गया था. And these were the artisans behind the constitution. B.N. Rao, he was the legal constitution advisor. H.V.R. Younger, secretary to the constituent assembly था. S.N. मुखर्जी जो चीफ ड्राफ्टमैन थे, ड्राफ्टमैन मतलब जो उसको लिख रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, मतलब कंपाइल कर रहे थे उस चीज़ को. प्रेम बिहारी रायज़ादा जो थे, इन्होंने इंग्लिश में कैलीग्राफी में इसको लिखा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इटैलिक स्टाइल में उन्होंने लिखा था, तो ही वाज द कैलीग्राफर. हिंदी के अंदर भी लिखा गया था, हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वैद्या ने लिखा था. उसके अलावा नंदन बोस एंड बिहोर रामोधर सिन्हा ने इलस्ट्रेशंस बनाई थी. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देख पाओ इमेजेस गूगल पे जाकर, तो आप देखना पेजेस के चारों तरफ ना बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनी हुई हैं, इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं. तो वो इलस्ट्रेशंस भी हाथ से बनाई गई थी. आप पिरेम्बल देखते हो तो पिरेम्बल के ऊपर भी एक बहुत डिफरेंट सा पेज होता है जिसके ऊपर फ्रेम बना होता है. ऑल दीज थिंग्स वर डन. तो ऐसे ही 2 साल नहीं लगे. सोचो, उस समय हाथ से लिख रहे थे, डिस्कशंस हो रही हैं, फाइनल हो रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट को रिटन फॉर्म में रखा जा रहा है. और पूरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय के हिसाब से 64 लाख रुपीज़ लगे थे. दैट वाज द अमाउंट दैट वाज स्पेंट. So that's how it is.
बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया, नापा गया। आप देख सकते हो, चाहे वो यूके था, जर्मनी, यूएसएसआर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये जितने भी आप इनको देख रहे हो, ये सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया गया, लेके उनको फ्रेम किया गया, उनको उनके बेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, और तभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। उस समय में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस नोन थे संसार के, उन्होंने उनकी बेस्ट चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की कोशिश करी। सो आई विल नॉट टेक इट फर्दर बिकॉज वी आर ऑलरेडी मूविंग अहेड। ये सारे आपको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में भी लूँगी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। मेजरली यूके एंड यूएसए का आप देखते हो, बट बेस्ट चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से आई होंगी। सो विद दिस वी वुड लाइक टू रैप अप फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया आज का। हाँ, तो कहानियाँ सुनना मुझे बहुत पसंद है, सुनाना पसंद है। सो आई होप द स्टोरी मेकिंग विल कंटिन्यू, isn't it? सो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूँगी एटलीस्ट आज की जितनी कहानी आपने सुनी है उसकी डेट्स के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, गुड डे।